हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। देश में और दुनिया में लोकतंत्र का जो इतिहास है ये बताता है कि जब भी कोई एक व्यक्ति या एक दल बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए तो जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है सोसाइटी की वो कॉम्प्रोमाइज होता ही है। India is a vibrant democracy. The idea of a democratic model is being attacked and threatened. लोग को जानना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि जो बातें बताई गई है देश का कोई भी नागरिक इस पर भरोसा करेगा। भारत का लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि जिसकी खाल हम इस प्रकार से उधेड़ सकते हैं। डेमोक्रेसी खतरे में है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या आपके भी दिमाग में दही भर चुका है? अरे हाँ भाई हाँ। तो दिमाग की बनाते हैं लस्सी, दही की बनाते हैं लस्सी और दिमाग का करते हैं इस्तेमाल और जानते हैं देश में डेमोक्रेसी का क्या है हल। हम इस पूरे मुद्दे को 7 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे और सारे पॉइंट्स को 3 कैटेगरीज में बांट देंगे। पहला, हरी बाल्टी कैटेगरी, मतलब सब चंगा ऐसी। दूसरा, लाल बाल्टी कैटेगरी, मतलब बात तो टेंशन की है। और तीसरा, बिन पैंदे का लोटा कैटेगरी। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने पहले पॉइंट पे आते हैं। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी होता है कि वहाँ की सरकार जनता के प्रति अकाउंटेबल रहे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट के थ्रू फिक्स की है, जहाँ अपोजिशन जनता के सवाल उठाते हैं और सरकार उसका जवाब देती है। अगर इस चीज को एनालाइज करें तो 2020 में लोकसभा को एक बिल पास करने में 10 मिनट से भी कम समय लगा। ये बात प्रोडक्टिविटी की नहीं है। एक बिल जो कि देश का कानून बनने जा रहा है उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा, सो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। किसी भी बिल के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए उसे पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाता है। 2009 से 14 के बीच 71% बिल्स को इन कमेटी में भेजा गया था, जो 2014 से 19 के बीच घटकर 27% हो गया और 19 से 14 के बीच केवल 16% रह गया। 2023 विंटर सेशन में 147 MPs को सस्पेंड कर दिया जाता है। जन विश्वास बिल, फार्म लॉज जैसे इंपॉर्टेंट बिल को अपोजिशन के डिवीजन वोट के डिमांड के बाद भी वॉइस वोट के पास कर दिया जाता है। ये सारे इंस्टेंस गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को क्वेश्चन करते हैं। और एक और बात, यार हमारे प्रधानमंत्री इंटरव्यू क्यों नहीं देते? अब वो आम वाला इंटरव्यू मत बोलना, हाँ। वेल, इन सब को देखते हुए अकाउंटेबिलिटी का सिक्का तो लाल बाल्टी में ही डालना पड़ेगा। बात करते हैं अब अपने दूसरे पॉइंट की। ये आज के समय का सबसे हॉट टॉपिक है, हर कोई इस पे अपनी राय दे रहा है, तो हम भी बहती गंगा में हाथ धो ही लेते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, लेकिन वो तो खुद गर्म तवे में बैठे नजर आ रहे हैं। तो मामले को जरा समझने की कोशिश करते हैं। बात है 2 मार्च 2023 की। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई होती है। ये केस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को लेकर होता है। इस केस का मैटर ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट हमारे इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और सब जानते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब सरकार। तो कोर्ट ने इस पूरे प्रोसेस को एक स्ट्रक्चर दे दिया। उसने एक कमेटी सजेस्ट की जिसमें 3 मेंबर्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये कमेटी प्रेसिडेंट को नाम सजेस्ट करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सरकार इस पे कोई कानून बनाती है और कमेटी में कुछ चेंज करना चाहती है तो ऐसा कर सकती है, और सरकार बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो कमेटी में सीजीआई की जगह कैबिनेट मिनिस्टर को डाल देती है। इसका मतलब इस कमेटी में सरकार की मेजॉरिटी रहेगी। लेकिन फर्क क्या पड़ा? पहले भी तो सरकार ही अपॉइंट कर रही थी और अब भी, और इलेक्शंस तो पहले भी हुए हैं, सरकारें पहले भी बदली हैं, तो इस पॉइंट में तो नंबर नहीं मिलने वाले। और बात करें अगर ईवीएम्स की, तो जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का इसके बारे में क्या कहना है। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन, ईवीएम्स को कॉन्स्टिट्यूंसीज में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ईवीएम 2 यूनिट से मिलकर बनती है, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट, और इन दोनों यूनिट्स को एक दूसरे से अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी बैलेट यूनिट अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा और कंट्रोल यूनिट अलग, और जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन इन दोनों को जोड़ा जाता है, और अगर किसी में भी कोई टेम्परमेंट हुआ तो उनका कनेक्शन नहीं हो पाएगा।
इसके अलावा ईवीएम किसी भी कंप्यूटर से कंट्रोल नहीं होता और ना ही वो इंटरनेट से जुड़ा है, तो किसी भी रिमोट डिवाइस के थ्रू उसे हैक नहीं किया जा सकता। अब हमने पॉलिटिशियंस की स्टेटमेंट क्यों नहीं देखी, क्योंकि यार वो पॉलिटिशियंस हैं, उनका तो काम ही एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, और ईवीएम पे तो शुरू से इल्ज़ाम लग रहे हैं जब से ईवीएम इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर हम खुद का भी दिमाग लगाए और लॉजिकली सोचे, अगर ईवीएम हैक हो सकता तो महाराष्ट्र, एमपी, बंगाल, दिल्ली, तेलंगाना ऐसे बड़े स्टेट्स में अपोजिशन की सरकार कैसे बनती? ये तो वही बात हो गई, अगर हम हारे तो ईवीएम हैक, हम जीते तो ईवीएम सही। सो नेताओं की स्टेटमेंट्स कितनी भी आ जाए, ईवीएम के खिलाफ कोर्ट में अब तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट पे इस पर केस जरूर चल रहा है, लेकिन जब तक कोई डिसीजन नहीं आता हम ईवीएम को सेफ मान सकते हैं। सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की कॉइन को तो हरी बाल्टी में ही डालना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस गालियों का तीर छोड़कर लड़ाई लड़ रही है। सुपर ह्यूमन या पॉपुलर पॉलिटिशियन, विजनरी या रेवोल्यूशनरी, क्या है नरेंद्र मोदी? शुरू करें अंताक्षरी लेकर आज तक का नाम। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है, चिकी चिकी बम 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 चिकी चिकी बम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। पहले भी आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और आपको ये बता चुका हूं कि आखिर मैं इस वक्त में राफेल में हूं और मेरे पीछे भी 2 राफेल हैं। 5 यार कुछ भी बोलो, वीएफएक्स से गजब का डांस कर दिया, मतलब टोप निकल के एंकर भी उड़ा दिया, गजब है। हाँ, इन सब से टीवी मीडिया तो भग नजर आती है, लेकिन हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वन साइड ऑफ द कॉइन नहीं देखेंगे। लोकसभा की कार्यवाही से राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्सों को निकाल दिया गया है। आज लोकसभा में लोकतंत्र का अंतिम संस्कार हो गया। ओम शांति। इंडियन मीडिया की और जर्नलिस्ट की क्या हालत है मोदी सरकार के अंदर? तो दोस्त मेरा ऐसा पैसा वाला है, हमने उसे बनाया है, उसने हमें संभाला है। सो इससे ये समझ आता है कि मीडिया में बातें तो दोनों साइड की आ रही है, हाँ, लेकिन टीवी मीडिया जो कि एक बहुत बड़ा तबका देखता है वो बायस नज़र आ रहा है। और आज का जो मीडिया है वो बटा हुआ सा नज़र आ रहा है। कुछ चैनल सिर्फ राइट की न्यूज़ दिखा रहे हैं और कुछ सिर्फ लेफ्ट की। एंड आई थिंक एक न्यूज़ चैनल को दोनों साइड्स की न्यूज़ इक्वली दिखानी चाहिए। सो इस पॉइंट पे तो लोटा कैटेगरी में ही डालना पड़ेगा। बात करते हैं अब अपने चौथे पॉइंट की। बहुत से लोग कह रहे हैं कि केवल वोट करने से डेमोक्रेसी नहीं होती, वोट्स तो नॉर्थ कोरिया और चाइना में भी होता है। तो बात समझने की ये है कि वहाँ सिंगल पार्टी सिस्टम है, वोटर्स के पास कोई चॉइस नहीं है। अनलाइक इंडिया जहाँ 6 नेशनल पार्टी है, 57 स्टेट पार्टीज हैं और 2500 से भी ज़्यादा अदर पार्टीज हैं। और ये अपोजिशन सिर्फ नाम की नहीं है, बल्कि इंडिया के आधे स्टेट्स में इनकी सरकार है। सो क्लियरली अपोजिशन तो इंडिया में अच्छा खासा है, विच इज़ अ साइन ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी। सो ये पॉइंट तो हरी बाल्टी में ही डालना होगा। तो वो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। इस बात पे अर्ज क्या है? इरशाद सरकार के 3 जमाई ईडी, आईटी और सीबीआई। सरकार के 3 जमाई ईडी, आईटी और सीबीआई मिलकर तीनों ने विपक्ष की बड़ी बैंड बजाई। लेकिन किसको बोलूं किसकी सुनूं, किसको बोलूं और किसकी सुनूं, ये रीत पुरानी सदियों से चली आई। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखो, बात सीधी सी है, सेंट्रल एजेंसीज का यूज अपोजिशन के अगेंस्ट हमेशा से होता रहा है। अंडर यूपीए गवर्नमेंट सेंट्रल एजेंसीज में 60% केसेस अपोजिशन लीडर के खिलाफ थे, जो कि एनडीए गवर्नमेंट में बढ़कर 95% हो गया। बट यहाँ पे सेंट्रल एजेंसीज का यूज कितनी इंटेंसिटी और कितनी फ्रीक्वेंसी से हो रहा है ये मैटर करता है, और इसका असर देश पे क्या हो रहा है ये तो और भी ज़्यादा मैटर करता है। आज के टाइम पे सेंट्रल एजेंसीज का यूज़ चुनी हुई सरकार को, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को डिसमिस करने के लिए हो रहा है। भले ही पास्ट में भी इसका यूज़ हुआ हो, लेकिन जितनी तेज़ी से, जितनी फ्रीक्वेंसी से अभी यूज़ हो रहा है, इट्स क्लियरली अनडेमोक्रेटिक। सो इसे तो हमें लाल बाल्टी में ही डालना पड़ेगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट।
जुडिशरी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का सबसे बड़ा साधन है, पिछले कुछ समय में इस पर भी रूलिंग पार्टी को फेवर करने के आरोप लग रहे हैं। केसेस सच एज लोया केस, राफेल केस, आधार केस, भीमा कोरेगांव केस, ये कुछ ऐसे केसेस जो इस दावे को और ज़्यादा वजन देते हैं। इसके अलावा 2014 गवर्नमेंट ने NJSC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बिल पास किया था, जिसमें एग्जीक्यूटिव के लोगों को जजेस की अपॉइंटमेंट में शामिल करने की बात थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि गवर्नमेंट ने कई बार कोलिजियम के द्वारा भेजे गए नामों को अप्रूव करने में डिले किया है, जिससे कोर्ट्स की फंक्शनिंग स्लो हो गई है। लेकिन हम इसे सिर्फ एक एंगल से नहीं देख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जजमेंट्स दी है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का केस, इलेक्टोरल बॉन्ड का केस और ऑनगोइंग EVM केस। इसलिए सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह बायस्ड है इज नॉट करेक्ट। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पावरफुल कोर्ट है। लोगों को सरकार से भी ज़्यादा कोर्ट पे भरोसा होता है, तो अगर इस पे कोई इल्ज़ाम लग रहा है तो उसे लाइटली नहीं ले सकते और ना ही पास्ट में इंदिरा गांधी ने ऐसा किया वैसा किया बोल के जस्टिफाई कर सकते। सो इस पॉइंट को तो लोटा कैटेगरी में डालना पड़ेगा। तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, इन सब की कंप्लेंट्स है कि गवर्नर उनके बिल्स पे साल 1.5 साल तक कुंडली मारकर बैठे रहते हैं। और महाराष्ट्र में तो गजब ही हो जाता है। सुबह 6 बजे देवेंद्र फडणवीस को ओथ दिलाई जाती है ताकि अपोजिशन को फ्लोर टेस्ट का मौका ही ना मिले। और दिल्ली और LG की टकरार तो हर कोई जानता है। ये ज़रूर सब कुछ पास्ट में भी हुआ है। इंदिरा गांधी, VP सिंह, वाजपेयी सरकार, इन सब ने पावर में आते ही थोक के भाव में गवर्नर्स को हटाया है और अपने लोगों को बिठाया है। कुल मिलाकर हर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नर के पोस्ट को मिसयूज़ किया है। हाँ, तो पास्ट में होगा तो ये जस्टिफाई नहीं हो गया। ये पहले भी अनडेमोक्रेटिक था और अब भी अनडेमोक्रेटिक ही है। इनफैक्ट कुछ कमिटीज़ ने तो गवर्नर के पोस्ट को ही हटा देने की बात की है। गवर्नर अगर चुनी हुई सरकार को परेशान कर रहा है तो फिर तो उसे लाल बाल्टी में ही नहाना पड़ेगा। इन सारे पॉइंट्स को लेकर अगर एक डेमोक्रेटिक इंडिकेटर बनाया जाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन हमें एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे पास इन सब से बड़ी ताकत है और वो है हम खुद, यानी देश के 140 करोड़ लोग। इतिहास गवाह रहा है इस देश में किसी भी नेता, राजनेता या पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर देश की जनता रही है, जो किसी भी नेता को भी मुंह के खाने पर मजबूर कर सकती है। सो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? डू शेयर योर थॉट्स।